डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा कर रहे हैं हम यूजीसी नेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल एग्जामिनेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ के सर मैं क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो सीधे सब्जेक्ट पढ़ने से जो आपको नौकरी मिलती है, इज्जत मिलती है, आप रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं और लाइफ में आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहलाते हैं, वो सब एक एग्जामिनेशन से हो सकता है। वो है यूजीसी नेट। तो उसके बारे में हम लोग सभी जानकारी जो हम लोग को जानना चाहिए वो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। लेट्स होप कि ये आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। सो लेट अस बिगिन। ऑल यू शुड नो अबाउट यूजीसी नेट। तो ये वीडियो किसके लिए है? एक तो मेरी जो चैनल है, आपको पता है, वो उन स्टूडेंट के लिए थी जो 2018 में जिन्होंने ज्वाइन किया था बीए ऑनर्स। अब वो लोग परसू कर रहे हैं मास्टर्स कोर्स। ऑफ कोर्स कुछ उसमें से, कुछ तो उनमें से जॉब ज्वाइन कर लेंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, अदर फील्ड में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे परसू करेंगे मास्टर्स। तो उनके लिए है ये, क्योंकि 2 साल पलक झपकते बीत जाएगी। आपको आज से ही यूजीसी नेट के बारे में ओरिएंट होना है, तैयारी करनी है। आप अगले साल इवन अपियर हो सकते हैं 1 साल बाद। देन वो उनके लिए है जो एमए पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और पास करने वाले हैं या अगले कुछ महीनों में पास कर जाएंगे, और जो चाहते हैं कि वो टीचिंग लाइन में जाएं या रिसर्च कैरियर बनाएं, उनके लिए भी ये है। सेकेंड ग्रुप वो है। और थर्ड जिनको दिमाग में मैंने रख के बनाई है, वो ऑलरेडी वो स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट का। उन्होंने शायद एक बार अपियर भी हो चुके हैं एक साइकिल में, वो फिर से देना चाह रहे हैं या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इंटेंडेड है। तो सबसे पहले यूजीसी नेट है क्या? ये यूजीसी आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और ये जो है इनका हायर एजुकेशन में, आपको पता है यूजीसी का काफी सारा रोल है। यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यूजीसी की एक तरह से समझिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है। एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। मतलब यदि आपने एक पर्टिकुलर मार्क्स ले आए, जिसको आहर्ता कह लीजिए, एलिजिबिलिटी कह लीजिए, तो आपको सर्टिफिकेट देते हैं एलिजिबिलिटी, और उस सर्टिफिकेट से आपको बहुत सारा फायदा होता है। उससे आपको जॉब मिलती है, उससे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, उससे आपको नाम मिलता है, उससे आपकी अपनी एक स्टैंडिंग बनती है, लाइफ में आप आगे बढ़ जाते हैं। तो वो सर्टिफिकेट क्या देती है? ये जो एग्जामिनेशन है, अब इसको नेट क्यों कहते हैं? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत सिंपल है, यूजीसी के तहत ये हो रहा है, यूजीसी की स्कीम है और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं भी इसकी मान्यता, इसलिए ये नेशनल है, ये स्टेट लेवल नहीं है। तो यूजीसी नेट हो गई। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी आपको वो देते हैं, 2 सर्टिफिकेट देते हैं। एक देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सर्टिफिकेट, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस में जो यूजीसी एफिलिएटेड है, और पूरे इंडिया में हर कॉलेज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या एफिलिएटेड होगा। इवन प्राइवेट जितने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं, सब यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आप कहीं भी प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरह के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात आपको ये कर देता है। और उससे भी बड़ी बात आपको करता है कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एक आइसिंग इन द केक। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी लेकर के, पैसे लेकर के आप रिसर्च कर सकते हैं। मतलब यानी फ्री में कर सकते हैं, जॉब जैसा आपको ऑफर करती है। जेआरएफ कहते हैं उसको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और आप पीएचडी करते हैं एज ए जेआरएफ स्कॉलर। तो ये 2 एलिजिबिलिटी आपको ये देती है। इसके अलावा जो है कुछ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की 3-4 और फेलोशिप है, जो इसको इसी एलिजिबिलिटी से वो भी मिलती है। आप उसको नेट पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है जनरल, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। तो फिर से यदि हम ये कहें कि 2 टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देती है ये,
यूजीसी नेट एग्जाम यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो एक है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में पा सकते हैं, यानी कि सारे सरकारी और सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आपके लिए हजारों कॉलेज के रास्ते जो हैं खुल जाते हैं पूरे इंडिया भर में। देन दूसरा है कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मतलब कि हायर एलिजिबिलिटी है, थोड़े अधिक मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसके अलावा आप जो है यूजीसी की फेलोशिप पाते हैं जो बहुत हैंडसम है, आगे हम लोग देखेंगे, पीएचडी करने के लिए एज ए जूनियर रिसर्च फेलो, और आप रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं उसके बाद। अब यह है कि इसमें कौन अपियर हो सकते हैं। आपको मास्टर डिग्री चाहिए रिलेवेंट या रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट करना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री चाहिए। कुछ केसेस में यदि आपको नहीं है पॉलिटिकल साइंस में तो उससे रिलेटेड भी जो है कुछ होगा, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इस टाइप के भी सब्जेक्ट हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो वो आप चेक कर सकते हैं, जो प्रोस्पेक्टस है इसकी वो एनटीए के साइट पे है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आधे घंटे लगेंगे, और आप चेक कर लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है वो एलिजिबल है या नहीं है। यहां तक कि यदि आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे मैंने मान लीजिए मास्टर्स किया है एलएससी से, तो मैं जा करके चेक कर सकता हूं कि AIUAC.in पे मैं चेक कर सकता हूं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, कि मेरी जो डिग्री है वहां की लंदन की मास्टर्स की वो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये मैं चेक कर सकता हूं। इस तरह आप भी, आपके पास में कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, पीजी डिप्लोमा है, या फॉरेन मास्टर्स डिग्री है, तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी। यदि आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अपियर होइए, नहीं तो मत अपियर होइए। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि आपको मास्टर्स डिग्री यदि उस सब्जेक्ट में है भी, तब भी 55% मार्क्स चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतर जो मैं बात यहाँ बाय डिफॉल्ट जो है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूंगा। जो रिजर्व के लिए आप चेक कर लीजिए, जो है वो थोड़ी बहुत सब कम हो जाएगी। तो 55% मार्क्स आपको जो है मास्टर्स में चाहिए है। यहाँ पे गौर कीजिए कि ये नहीं कहता कि आपको अंडर ग्रेजुएट में कितना परसेंट मार्क्स है, कुछ भी मार्क्स हो, लेकिन मास्टर्स में 55% मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन ये मार्क्स घट करके 50% रह जाता है यदि आप इन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि थर्ड जेंडर को भी जो उन्होंने जोड़ लिया है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ऑफ कोर्स ओबीसी में क्रीमी लेयर में आपको नहीं होना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे जीआरई या जीमैट होती है, उस तरह से ये 2 साल के लिए आपको वैलिड है ये स्कोर। मतलब यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी यदि एग्जामिनेशन 6 महीने दूर है मास्टर्स की, तो उसके पहले ही आप अपियर होकर के नेट की एलिजिबिलिटी ले सकते हैं, और आप 1.5 साल बाद भी जो है वो JRF फेलो में ज्वाइन कर सकते हैं, या असिस्टेंट लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल है। ये इतना ब्यूटीफुल क्लॉज है कि अच्छा हो कि आप क्यों ना मतलब पहले ही से एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि इसकी जो सिलेबस आप देखेंगे अधिकतर वो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, उससे ज्यादा की आपको कुछ खास चाहिए है नहीं इसमें। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो मतलब फिर से यदि लौट के आए तो इसका मतलब आपको मास्टर्स डिग्री मस्ट नहीं है, आपको अपियरिंग कैंडिडेट, यदि आप अपियर भी होने वाले हैं मास्टर्स में तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जेआरएफ के लिए तो आपको 31 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स फिर मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, इन लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगी। 31 साल कैसे जोड़ते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन मंथ, मान लीजिए आप जून में एग्जाम दे रहे हैं तो 1 जून को आपका 31 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप इस बात को गौर कीजिए, आप किसी भी एज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना यदि चाहते हैं यूजीसी के कॉलेजेस में तो आप ये दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आप जॉब छोड़ करके, यदि आप किसी जॉब में हैं, प्राइवेट कंपनी में हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ करके जो है आप यूजीसी नेट दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में आप ज्वाइन कीजिए, और कुछ कॉलेज आपको जो है सीधा एसोसिएट प्रोफेसर में भी ज्वाइन करवा सकते हैं यदि आपके पास रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो। अब आइए कि बेनिफिट इसको क्वालिफाई करने क्या है। बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, ये जॉब देता है आपको, और ये यूनिक बात ये है कि देखिए जॉब और पढ़ाई का नाता जो है इंडिया में
बहुत समय से खत्म हो चुका है। आप पढ़ते कुछ हैं, जॉब आपको कुछ मिलता है। और ये सबसे ज्यादा हो गया है इंजीनियरिंग में। वहां पे केमिकल में लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और वो सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हैं। सभी बच्चे जो हैं सॉफ्टवेयर में ही जॉब करते हैं। तो ये एक तरह का जो है मिस मैच है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या जॉब करते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे, मैनेजमेंट में क्या है, आप बेचने की ट्रेनिंग लेते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, सभी कुछ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। और आपकी पढ़ाई क्या है, कोई उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई हिस्ट्री से आया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग से आया हुआ है, कोई इवन मेडिकल से आया हुआ है, और वो सब जो है एक एकदम मिसमैच पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, एग्जैक्टली आपको उसी का जॉब मिलता है। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि आपने यदि मन से पढ़ाई की है, आप यदि पैशनेट हो जाते हैं, जैसे मैं पैशनेट हूं, तो आपको लगेगा कि वाओ, मुझे पूरी दुनिया मिल गई, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ा, अब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, और उसमें तो मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है और पैसे भी मुझे मिल रहे हैं। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप आपको मिल रही है, वही वही एजुकेशन जो आपने पढ़ा, उसी एजुकेशन से आपको डायरेक्ट जॉब मिल रहा है, जो बहुत रेयर है इंडिया में। तो ये तो पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, यदि आप जेआरएफ ज्वाइन करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको बहुत सारे और एडेड बेनिफिट हैं। पहले तो आप पीएचडी कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट में, इंडिया के कहीं भी आप जो है अप्लाई करके पीएचडी स्कॉलर में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि एक जॉब से कम नहीं है, क्योंकि आपको 31,000 प्लस एचआरए, जो कि अभी करीब आपको, यदि दिल्ली में आप हैं तो 27% मिलेगा, तो 9,000 रख लीजिए, 9,000 और रख लीजिए, करीब 40,000 रुपीज आपको जो है मिलेगी फर्स्ट 2 इयर्स में। उसके बाद जो है 35 प्लस एचआरए और थोड़ी बढ़ जाएगी, प्लस आपको कुछ कंटिजेंसी अमाउंट एनुअल मिलती है, बुक खरीदने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, और ये सब जो है वो टैक्स फ्री है। यदि टैक्स फ्री अमाउंट यदि ये है, तो समझिए 40 के जो है, 40 के मतलब 40,000, यदि टैक्स फ्री है तो ये 55,000 टैक्स लगा के हो जाती है। और ये जो है 55,000 टैक्स जो है, किसी भी एक इंजीनियर को अभी जो है मिड लेवल, मतलब मिड क्या, जो जो अच्छे कॉलेज से भी पढ़ते हैं, उनको यही यही पैकेज मिलती है, 55,000 पर मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक कितनी अच्छी जॉब मिल रही है। और ये जॉब किस लिए मिल रही है, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको कोई जो है टारगेट की प्रेशर नहीं है, ये मीट करना है, वो मीट करना है। आपको बस पढ़ाई में डूबे रहना है, आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है। इनफैक्ट यदि आपको कोई फ्री भी बोले रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए, तब भी वो वर्थ है। और यहाँ तो आपको जो है 55,000 इफेक्टिवली, यदि आप टैक्स को ये कर लें, तो आपको कोई दे रहा है। और आप जब रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं, तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है। आप एक रिसर्चर के तौर पे आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। यस, बहुत सारी कंपनी अभी जो है रिसर्च स्कॉलर को लेती है, क्योंकि वहाँ सोशल साइंस रिसर्च भी होते रहते हैं, वहाँ भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंडिया में कम से कम सैकड़ों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इक्रियार जैसे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिसर्च है, सोशल साइंस रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में खुल गए हैं पिछले 10 से 20 सालों में। उन सब में आप जो है एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ह्यूज नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर को खोजती रहती है, जैसे नीति आयोग खोजती है, और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो रिसर्च स्कॉलर को खोजती है, वहां भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। देन आजकल जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी रिक्रूट करने लगी है रिसर्च स्कॉलर को, जो यूजीसी नेट स्कोर जिनके पास में है, उनको वो डायरेक्ट भर्ती करते हैं अपने यहाँ। क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपने बहुत सीरियसली पढ़ाई की है। तो आपको जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, प्लानिंग में, या सोशल साइंस से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में, मीडिया जिसको बोलते हैं मीडिया प्लान करने में, या बिजनेस एनालिसिस करने में, इन सब में आपको रोल आजकल पीएसयू देने लगी है। एंड देन जो मेरे अनुसार से बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, और जो आगे जिसका कि बहुत वैल्यू होने वाला, आप फ्री लांस रिसर्चर बन सकते हैं। मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा,
अभी जो है ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप जो है गवर्नमेंट से और एनजीओ से आप रिसर्च के लिए ले सकते हैं। आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं रिसर्च की, क्वालिटी रिसर्च करके आप उनको वापस कर सकते हैं और आपका बहुत नाम और फेम हो सकता है। आप किताबें लिख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप उस सब्जेक्ट पे इस कंट्री में सब्जेक्ट के डोमेन एक्सपर्ट माने जाते हैं। जो भी नेट से क्वालिफाई करके रिसर्च स्कॉलर हो करके रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, वो समझिए गिने चुने लोग होंगे। मतलब समझिए हर साल केवल सैकड़ों, मतलब कि 100 के आसपास, और उसमें से भी जो पास करते हैं रिसर्च वो 25 होती है एक साल में, आप समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस में। तो आप जो है गिने चुने, उंगली पे गिने चुने जो हैं आप स्कॉलर होंगे, डोमेन एक्सपर्ट होंगे पॉलिटिकल साइंस में, और आपकी वैल्यू बहुत तरीके से है। तो ये सारी जो बेनिफिट है वो यूजीसी नेट आपको देती है। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड रिवॉर्डिंग एग्जाम आई मस्ट से, और वो भी जो है केवल पॉलिटिकल साइंस के नॉलेज से, और थोड़ी बहुत आपको एप्टीट्यूड टेस्ट और जिसको जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत आसानी से आप उसको तैयारी कर सकते हैं, आपको ये हो जाता है। अब आइए कि ये जो एग्जामिनेशन होती है इसका पैटर्न क्या है। ये साल में 2 बार जो है कंडक्ट किया जाता है। वैसे पिछली बार जो कोरोना के चलते मतलब 2 बार जो होती है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में। इसको वो लोग साइकिल ऑफ टेस्ट बोलते हैं, तो जून साइकिल, दिसंबर साइकिल, क्योंकि फिर से वो रिपीट हो जाती है इसलिए साइकिल। तो ये जो है दिसंबर 2020 और जून 21 दोनों ही नहीं हो पाया है। इन दोनों को क्लब करके इन्होंने कहा था कि हम उसको सितंबर में करेंगे, फिर कहा अक्टूबर में करेंगे, अभी फिर पोस्टपोन करके उन्होंने 17 टू 25 अक्टूबर कर दिया है। तो ये जो 17 टू 25 अक्टूबर में है, इसमें ये दोनों साइकिल मर्ज हो गए। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करेंगे। तो अच्छी बात है, मतलब आप इसके लिए प्रिपेयर करें तो आपको ज्यादा चांस है इसमें होने का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी ये, तो अब इवन पीजी टेस्ट में भी आप में से कई ने देख लिया होगा कि सीबीटी क्या होती है। अब ये स्टैंडर्ड हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप बैठते हैं और वहीं पे आप जो है उसको टिक करते हैं। बहुत आसान है, इट इज इजी। 2 पेपर होंगे, लगभग 150 एमसीक्यू। कई बार मैंने देखा है कुछ ऑड भी हैं, 142 ऐसे भी हैं, लेकिन 150 के आसपास। और 180 मिनट, तो टाइम प्रेशर आपको रहता है इसमें, क्योंकि 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 पेपर होते हैं, दोनों में कोई गैप नहीं होती है, लगातार जो है आपको देना होता है। पहला पेपर में 50 एमसीक्यू होते हैं, जो कि रीजनिंग एबिलिटी होते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन होते हैं, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ टाइप के। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड होती है, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस होती है। कुछ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी 4-5 क्वेश्चन जो है उसमें रहते हैं। पेपर 2 जो है वो जस्ट जैसे अभी यदि आपने पीजी का एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो उसी टाइप का जो है 100 एमसीक्यू होते हैं। उसमें आपके डोमेन नॉलेज जो है टेस्ट किए आते हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसके लिए कि डिटेल सिलेबस जो है दिया गया है। मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया है इस वीडियो में, लास्ट में आप उसको गौर से पढ़ लीजिएगा, और बहुत गौर से जरूर पढ़िएगा, मैं बताऊंगा क्यों। जो इसकी मार्किंग स्कीम है, उसमें करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे 300 यदि 150 क्वेश्चन है तो 300 टोटल फुल मार्क्स हो गए, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मार्के की बात है, ध्यान देने की बात है कि आप धड़ल्ले से जो है गेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप हमेशा पूछते हैं, ये इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन है कि इसकी कट ऑफ आप जो है देख सकते हैं नेट पे, जबकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए छिपा के रखते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कट ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस की है, वो यदि सबसे लेटेस्ट देखें जो जून 2020 में जो हुई है, तो वहां पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 60% है, और जेआरएफ के लिए 68%। अब आप देखेंगे कि क्यों जेआरएफ में हाई है, क्योंकि ये प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है। जेआरएफ के साथ यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बिल्कुल ही बन सकते हैं, प्लस आपको फेलोशिप जो स्कॉलरशिप जो मैंने बताया, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप रिसर्च के लिए वो भी मिलती है। तो इसीलिए वो 8% आप देखिए कि हाई चला गया, 68%। 2019 में यदि देखें तो जून साइकिल में ये घट करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो है कम था, ये यहाँ 60 था, यहाँ 56.67, और जेआरएफ भी 2% घटा हुआ 66% था। दिसंबर 19 में ये थोड़ा सा बढ़ गया था 58, और ये भी थोड़ा सा बढ़ गया था, तो ये दोनों लगभग इसके बराबर हैं। यदि 2018 देखें तो ये थोड़ा अलग एग्जाम था, क्योंकि उस समय में सीबीएसई लेती थी, याद रखिएगा। और उसके बाद से जो है
एनटीए नाम की संस्था लेने लगी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हो सकता है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा फर्क हो, वो हम लोग बाद में एनालाइज भी करेंगे। 2018 में हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा जाता होगा, तो वहां पे आप देखिए कि यहाँ घटा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए केवल 52.67 चाहिए और जेआरएफ के लिए ओनली 61%, करीब 7% का जो है फर्क है अभी से। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन टफ होगा और कोई कारण नहीं हो सकता है। दिसंबर 18 में भी उसी टाइप का है, ये बढ़ के 55 है और ये जो है अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि क्यों जो है जुलाई से दिसंबर में बढ़ जाता है, आप देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है। उसका एक कारण क्या होता है कि जुलाई में जो स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं वो फिर से जो है देते हैं दिसंबर वाले में, ये जनरली वो रिपीट करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे रिपीट कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है। अब इससे ओवरऑल क्या निकलता है जो मैंने यहाँ पे दिया है, ओवरऑल ये निकलता है जो मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू में यदि आप 70% के आसपास यदि आप ले आते हैं तो आप अंदर हैं। यहां भी यदि आप 68% हाईएस्ट गया है तो 2% और बढ़ा लीजिए। यदि आप 70% ले आते हैं, यू हैव क्रैक्ड यूजीसी नेट और आप जो है क्वालिफाई कर गए। यदि आप 55 से 60 के बीच में भी रहते हैं तब भी आपने एक तरह से क्रैक कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मैं बोलूंगा कि मेरे स्टूडेंट के लिए, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, यदि आपने सारे थीम वीडियो देखे हैं, यदि आप पिछले 2.5 महीने से आप सारे जो है एमसीक्यू वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप में से मेरे कई स्टूडेंट जो हैं आज यदि यूजीसी नेट का पेपर लेके बैठे एग्जामिनेशन कंडीशन में तो वो 60% जो है वो क्रैक कर सकते हैं। आई एम वेरी मच होपफुल ऑफ दैट। और जो अभी स्टूडेंट नए मुझसे जुड़ रहे हैं वो भी यदि मेरे साथ में आगे बने रहते हैं, जो यूजीसी नेट की जो हम सीरीज चलाएंगे, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं बोलता हूं डेफिनेटली, तो ये सब आपके अंदर है, मेरे में कुछ नहीं है। कोई भी गाइड, कोई भी कोच, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं होता, सब आपके अंदर होता है। आपको बाकी लोग जो है बस रास्ता दिखाते हैं। अब यहाँ पे आइए कि रिलेवेंट वेबसाइट जो है वो भी आपको जानना चाहिए। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो nta.ac.in है। ये मेन पोर्टल है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो कि यूजीसी नेट कंडक्ट कर रही है 2019 से, इनफैक्ट दिसंबर 2018 से ही कर रही है। इसमें जो है आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पी वाई क्यू शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, पी वाई क्यूज जो है यूजीसी नेट के मिलेंगे 2019 से, उसके पहले के इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके पहले के ये एग्जाम नहीं लेता था। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर और भी लिंक भी दिए हुए हैं, जैसे इस साइट का भी लिंक वहां है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो एनटीए का ही एक सब साइट है, वो ugcnet.nta.nic.in है। इसमें ये स्पेसिफिक वेबसाइट जो है केवल यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि ये साइट पे तो सभी एग्जाम का जिक्र है, जो भी एनटीए, तो अब सारे सारे एग्जाम एनटीए लेती है तो उस पर सारे का जिक्र है। यहाँ पे केवल यूजीसी नेट के लिए उन्होंने एक अलग से वेबसाइट खोल दिया है, ये वेबसाइट है। इसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, करंट ऑनगोइंग साइकिल यूजीसी नेट, उसकी एडमिट कार्ड कब मिली, उसका रिजल्ट कब निकलेगा, प्रोस्पेक्टस, सिलेबस, एवरीथिंग उस साल का। तो आपको लगातार ये वेबसाइट को देखना है यदि आप अपियर हो रहे हैं तो। एंड ये साइट जो है पुराना साइट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले जो है 2014 के पहले यूजीसी खुद जब एग्जाम लेती थी एनटीए का, तो उस समय की साइट है ugcnetonline.in। इसमें सिलेबस जो है अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, अपडेटेड सिलेबस, और पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है 2009 से 2014 के मिलते हैं। इसमें आपको हजारों गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो है पुराने मिलते हैं, जो रिपीट होते हैं, याद कीजिए। तो आपको यहाँ जाके क्वेश्चन देख लेना है। अब यहाँ पे एक बात और गौर कीजिए कि सीबीएसई जो है वो 2015 से 2018 के बीच में यूजीसी नेट कंडक्ट करता था, लेकिन मैंने बहुत खोजा, उसकी कोई पोर्टल यूजीसी नेट की मुझे मिल ही नहीं, लगता है कि उन्होंने जो है उसको हटा दिया है। इसलिए आपको 2015 से 18 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पास्ट ईयर पेपर, वो नेट पे बिखरे हुए हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट पे, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलेगा। तो वो आपको है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इन ए सेंस आपको सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि यूजीसी नेट के पिछले, ये 2011 से ही एमसीक्यू ले रहा है, तो 10 साल अभी हुआ है, 10 साल का आपको, और चूंकि दो दो साइकिल होती है तो आप समझ सकते हैं कि हजारों पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है आपको नेट पे अवेलेबल हैं, और आपको एक तरह से पूरा रास्ता दिखाते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसे आपको तैयारी करनी है, वो अवेलेबल है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है।
देखिए, मैंने हमेशा वो कहा है कि एमसीक्यू की बहुत अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे इंटेंसिव कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की जरूरत नहीं है, उल्टा है। यहाँ एक्सटेंसिव फैक्ट बेस्ड स्टडी चाहिए। उसमें फर्क क्या होता है? इंटेंसिव कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का मतलब यह है कि आपको बहुत डीप में उस थीम को पढ़ना होता है। जैसे राजा राम मोहन राय, तो बहुत डीप में राजा राम मोहन राय को थॉट को समझना पड़ता है। इंटेंसिव है, मतलब आप बहुत डीप में चले जाइए, एक ही दो उसके जो थॉट हैं जो सिलेबस में है, और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। फैक्ट पे ज्यादा आपको जोर नहीं है कि उन्होंने कौन सा सोसाइटी की स्थापना की, कौन सा मैगजीन निकालते थे, जो जो टिट बिट होते हैं कि उन्होंने कब जो है उन्होंने हिंदू कॉलेज की मतलब स्थापना की, तो कब उसने जो है इस कॉलेज एक्स कॉलेज की स्थापना की, वाई की, उनका जो फैक्चुअल जो है, कब उन्होंने घर छोड़ दिया, कब उन्होंने लंदन गए, किसके लिए गए, ये सब सारी चीजें जो है उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ाई होती है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन देते हैं, जो ऐसे टाइप, यहाँ पे वही सब इंफॉर्मेशन जो है, क्विर की इंफॉर्मेशन, अर्बिट इंफॉर्मेशन, डेट बेस्ड, उनके बुक्स, मैगजीन, ये सब सारी चीजें आपको जाननी होती है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यहाँ एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए होता है। एक्सटेंसिव मतलब क्या है? राजा राम मोहन राय के बारे में जितना चाहे उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डीप में कहीं नहीं जाना है। बस सरफेस पे स्क्रैच करते जाइए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, और जो फैक्ट है उसको जुटा लीजिए और उसको मेमोराइज कर लीजिए। ये एक अलग टाइप की इसमें जो है अलग टाइप की एप्टीट्यूड चाहिए, अलग टाइप की कला चाहिए कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के कंपैरिजन में। देन रिवाइज कीजिए ईच थीम टॉपिक को, जो सिलेबस, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिलेबस को आपको 10 बार पढ़ना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में लगा दिया है लास्ट में, आप उसको गौर से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना डिटेल सिलेबस है कि, और एकदम सिलेबस से वो हट के नहीं पूछते हैं। यूजीसी नेट क्वेश्चन मैंने देखा है, इट इज नॉट लाइक बीएचयू क्वेश्चन की कुछ भी पूछ देंगे आपको। ये जो है बहुत ही टू द पॉइंट पूछते हैं। इसकी इसकी थोड़ी बहुत क्वालिटी अभी मेंटेन्ड है, क्योंकि यूजीसी नेट बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ऑफ कोर्स इसमें भी एरर काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी कम है। तो आप सिलेबस का एक एक टॉपिक को पकड़िए, थीम को पकड़िए, और उसको जो है एक बार जरूर जो है थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी समझ लीजिए, क्योंकि आपने मास्टर्स किया है तो आपके दिमाग में तो सब कुछ होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो धूमिल हो गई होंगी, मिटने लगी होंगी। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और उसके लिए सबसे अच्छा जो जगह है रिवाइज करने के लिए, जो रिसोर्सेज है, वो जो रीडिंग लिस्ट, जो रेफरेंसेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बी और एमए के लिए, खास करके बीए ऑनर्स का, वो बेस्ट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। वो अवेलेबल है, आप उसको हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं नॉर्थ कैंपस में जा करके, और नेट पे भी करीब 60% फ्रीली अवेलेबल है वो मटेरियल। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत है तो आप उससे पढ़ लीजिए। देन कुछ सेलेक्टेड बुक से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, जो मैंने इसके बाद वाले स्लाइड में बुक लिस्ट दी है। ऑनलाइन रिसोर्सेज मुझे सबसे अधिक पसंद आते हैं, सबसे ज्यादा रिलीवेंट हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव स्टडी में वो हेल्प करता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप यहाँ वहां जा करके बहुत सारे फैक्ट गैदर कर सकते हैं, इतना ज्यादा कि वो जितना एग्जामिनेशन में चाहिए उससे भी ज्यादा। देन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना खुद का कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट मैप क्या होती है, मैंने आपको लास्ट मिनट प्रेप गाइड में दिखाया है कॉन्सेप्ट मैप क्या होती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट को आपने एक बॉक्स में लिखा, मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट है, इससे कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट निकलता है, उसको तीर से आप यहाँ दिखाते हैं। फिर जब यहाँ आप कुछ लिखते हैं तो आपको लगता है इससे रिलेटेड तो एक और कॉन्सेप्ट है, फिर आप बनाते हैं। इस तरह से जो है वो मैप बनती चली जाती है, पूरा बॉक्सेस कनेक्टेड बाय तीर। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ ये है, इस कॉन्सेप्ट से दो कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, इससे तीसरा कॉन्सेप्ट निकलता है, लाइक दैट। ये कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। फ्लैश कार्ड बनाइए। फ्लैश कार्ड क्या होता है? ये सब फ्लैश कार्ड है। मतलब एक फैक्ट यदि एक जगह केवल लिखा हो, एक स्क्वायर बॉक्स में, तो उसको फ्लैश कार्ड बोलते हैं। इसमें केवल एक ही बात लिखी हुई है। जैसे एक लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन सा सोसाइटी बनाया गया, बस यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह से राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन खोले, लिखा गया, दूसरा फ्लैश कार्ड। ऐसे आप सैकड़ों फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। नेट पे जो है फ्लैश कार्ड बनाने के लिए ऐप है, वो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको पूरी फ्लैश कार्ड बन जाएगी, आप उसको एक तरह से रख सकते हैं। देन प्रैक्टिस कीजिए, जितने एमसीक्यू आप कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन दोनों से भी ज्यादा, एज मेनी एमसीक्यू एज पॉसिबल। जैसे यूजीसी नेट का आपका 10 साल का क्वेश्चन अवेलेबल है, उसको बिल्कुल बना जाइए। 10 साल का बनाएंगे तो करीब 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्चुअल। और यदि एक्चुअल 1000 क्वेश्चन में आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो वो समझिए 5000 क्वेश्चन के बराबर होती है। क्योंकि यदि कोई आपको गाइड करने वाला हो, या आप खुद इतने बुद्धिमान हो, तो एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन निकालेंगे, जो मैं करता हूं आपके लिए।
देन जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट की जो पास्ट ईयर पेपर, जैसे मैंने अपने वेबसाइट अपने चैनल पे 30 से 35 दिया है, वो आप देख लीजिए, उसमें करिए आपको 3000 क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। एंड 1000 जो है एटलीस्ट मॉक कर लीजिए, 10 पेपर आप जो है 100 के मॉक कोई पेपर खरीद के कर लीजिए जो भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि वो स्टैंडर्ड का हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बकवास भी इसमें मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं जो बिल्कुल उसको जो है मिरर नहीं करेंगे, आपको एक झूठा एक दिलासा देंगे कि आप 70% कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल लेवल पे आएगा तो आप 50% पे रह जाएंगे। तो ट्रू लेवल जिस पे आपको भरोसा हो वैसा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, तो 1000 और जोड़ लीजिए। तो 5000 एमसीक्यू के प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तभी आप जो है इस क्वेश्चन, इस यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए एलिजिबल बनते हैं आफ्टर दिस रिवीजन। और फाइनल रिवीजन जो है वो एक क्वालिटी गाइड से कीजिए। मैं यहाँ बोस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जैसे कि इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो गाइड निकाला था, जो यूजीसी के लिए भी था इंपॉर्टेंट, उस टाइप की कोई गाइड जिसमें किसी ने पैशनेट वे में जो है फैक्ट को जुटाया हो और मेहनत से जुटाया हो, उसको कीजिए। और अपना कॉन्सेप्ट मैप और नोट इससे जो है लास्ट मिनट में प्रिपेयर कीजिए। और देन मतलब कि एक तरह का कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होनी चाहिए इतने करने के बाद, डेफिनेटली होना चाहिए। यदि आप में सब्जेक्ट को लेके थोड़ा भी प्यार है तो, और बिल्कुल आप क्रैक करेंगे, ये आपको भरोसा होना चाहिए। ये सारा टाइम कितना लगेगा? 6 मंथ, इससे थोड़ा भी अधिक नहीं, और थोड़ा भी कम भी मत दीजिए। 3 to 6 मंथ। यदि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप में बहुत एनर्जी है, तो 3 to 4 मंथ। लेकिन यदि आप आराम से चलना चाहते हैं अच्छे पेस में, तो 6 मंथ, 6 महीने का टाइम दीजिए, आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। अब आइए कि बुक्स, आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं इसलिए मैंने दिया है। वैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि बुक्स कुछ है नहीं, कोई ऐसा बुक नहीं जिसको आप पढ़ लें और यूजी नेट कंप्लीट कर ले। ये आप में इनफैक्ट क्लास 12 की जो है लीगेसी बची हुई है कि सर कोई टेक्स्ट बुक मिल जाता, उसमें से हम पूरा याद करके और यूजीसी नेट कर लेते। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट इतनी जगह से आते हैं कि आप बुक्स पढ़ नहीं सकते हैं। आप पूरे एक जन्म में भी बुक नहीं पढ़ सकते हैं जितना रिक्वायर्ड है। केवल आपको एक्सटेंसिव स्टडी हेयर एंड देयर से करना होता है। जैसा मैंने आपको बोला 5000 एमसीक्यू। अब आप 5000 एमसीक्यू का देखेंगे तो वो जो है मे बी 200 बुक्स से लिया गया। तो क्या आप 200 बुक्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो बुक्स यदि आप देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी में मुझे लगता है कि ओपी गौबा जरूर ले लीजिए। आपने लिया भी होगा, नहीं तो फिर फ्रेश ले लीजिए, खरीद लीजिए। और ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छी है, इसका किंडल वर्जन मिलता है ओनली 450 रुपीज में। आप किंडल वर्जन लीजिए और दूसरा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हजारों रुपया है। ये बहुत अच्छी बुक है, और गौबा की बुक भी अच्छी खासी है। पॉलिटिकल थॉट में मैं रिकमेंड करूंगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ओपी गौबा काम चलाऊ है, यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छा है। एक ये वाली बुक जो है मुझे बहुत पसंद है, ये फ्रीली नेट पे अवेलेबल है। यदि आप इसको नेट पे टाइप करेंगे तो आपको पीडीएफ आपको 0 पैसे में मिल जाएगा। वॉसर एंड केली का ये ले लीजिए। देन फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ओपी गौबा बहुत अच्छा है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि एकदम फैक्ट बेस्ड है, इधर उधर की बातें उन्होंने नहीं की है। इनका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी एकदम थॉट बेस्ड फैक्ट बेस्ड है, इसलिए आपको ये दोनों ओपी गौबा ले लेना चाहिए। देन ये जो बुक है थॉमस पैंथम द्वारा एडिट किया हुआ, ये कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन एक बार पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होती है। गांधी जी से लेके नेहरू एंड जितने भी आपके जो विवेकानंद एंड ऑल, राजा राम मोहन रॉय, तो आपको पढ़ना चाहिए एक बार ये। देन कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट कि डीडी बसु से अच्छी कोई किताब नहीं है। लक्ष्मीकांत बहुत लोग प्रेफर करते हैं, ये सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये मतलब हल्की जैसी बुक लगती है। लेकिन फिर भी यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छी है, तो लक्ष्मीकांत भी ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी इनकी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उन्होंने फैक्ट ऐसे जुटाए हैं जो कि इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में पूछे जाते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन हो सकता है आपको। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बहुत अच्छी बुक है। ऑफ कोर्स थोड़ी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, जैसे कि ये पैंथम की बुक है उसी टाइप से, लेकिन एक बार जरूर आपको कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना चाहिए। यदि आगे हम लोग देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मोहित भट्टाचार्य की जो बुक है वो ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज के लिए ज्यादा यूजफुल है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं सेलेक्टेड। निकोलस हेनरी बहुत अमेरिकन बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट आप केवल पढ़ सकते हैं, बाकी इंडियन पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से इसका नाता बहुत कम है। इसके अलावा जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विद्युत चक्रवर्ती और प्रकाश चंद ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें बहुत फैक्चुअल डेटा इन्होंने भर दिया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं।
यदि ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखें तो एंड्रू हेवुड की बुक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है। देन राइजर की बुक भी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है। और जॉन बैलिस स्टीव की जो बुक, ये सब आपको फ्रीली नेट पे अवेलेबल है। ये भी सब सारी बुक इसमें फ्री है। ये बुक फ्रीली अवेलेबल है। निकोलस हेनरी आपको खरीदनी पड़ेगी। ये भी आपको खरीदना पड़ेगा, सस्ता है। मोहत भट्टाचार्य भी सस्ता बुक है, लेकिन ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की सारी नेट पे फ्री अवेलेबल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैं कोई भी बुक आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। आपको यहाँ वहां से ही इसको नेट से ही पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही पढ़नी पड़ेगी। अब फाइनली जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके बाद सिलेबस है, उस पर थोड़ी बहुत पासिंग रेफरेंस में चर्चा करेंगे। वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप गौर से उसको बार बार रेफर करें। पॉल साइंस हेल्प जो ये चैनल है, जो 3 साल पहले शुरू की गई थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, उनके साथ मैं अभी भी बना हुआ हूं। और वो अब मास्टर्स में आ गए हैं, तो उनको जो है यूजीसी नेट भी देनी है। और जो नए स्टूडेंट यूजीसी नेट के हैं वो भी सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट मिलते हैं, बहुत सारे मेल मिलते हैं। इसलिए मैंने जो एग्जामिनेशन गाइड भी बनाई थी उसमें यूजीसी नेट को ही ध्यान में रख के बनाया था, क्योंकि यूजीसी नेट के काफी क्वेश्चन जो है पीजी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे आते हैं। इसलिए मैंने इंटेंसिव स्टडी किया था लास्ट 10 इयर्स के पेपर के। मेरे दिमाग में सारे क्वेश्चन अभी भी हैं यूजीसी नेट के। तो एक तरह समझिए तो मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट को ऑलरेडी हेल्प कर रहा हूं इन मेनी वेज। जो मैंने थीम वीडियो बनाए हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे एमसीक्यू हो, उसको यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो आपको पता चलेगा वो कितनी ज्यादा रिलेवेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो लेकिन फिर भी एक फोकस्ड वे में मैं एक यूजीसी नेट सीरीज जिसको कहिए वो शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश ही बोलूंगा, इसमें मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, कितना टाइम होगा, मुझे नहीं पता है। ये जो अभी साइकिल है अक्टूबर का, इसमें मैं बहुत थोड़ी सी आपको मदद कर पा रहा हूं। इसमें मैं कर क्या रहा हूं कि मैं थीम वाइज यूजीसी नेट के पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो मैं करता हूं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कल से कोशिश करूंगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में लूंगा और उसके लास्ट 10 ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन होंगे, मे बी लगभग 100 क्वेश्चन। सो वो 100 क्वेश्चन को अलग करेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर, इस तरह से एक एक करके जो है वीडियो हम लोग थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करेंगे। उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन जानेंगे कि उससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। इसके अलावा एक वीडियो हम कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट में बनाने की, जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो होगी, जैसे मैं पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाता हूँ वीडियो। जो नेक्स्ट साइकिल होगी तब तक मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा इंपॉर्टेंट थीम पे। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी। जो जो छूट गया है, जो मैं नहीं बना पाया हूं, या जो थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे एक यूजीसी नेट के हिसाब से फैक्चुअल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। देन जो पास्ट ईयर के पेपर को और एनालिसिस करेंगे, और ज्यादा पेपर को करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में। फिर प्रैक्टिस मॉक पेपर बनाने की भी कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कैसे हो सकता है। और रिवीजन गाइड जो है, एक जैसे मैंने इंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाया हुआ, वैसे पॉसिबली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं मेरे में इतनी एनर्जी होगी कि मैं बना पाऊंगा या मेरे लिए पॉसिबल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और एक लास्ट मिनट प्रेप गाइड, जैसे मैंने इस बार डीयू के लिए, जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए बनाया, उस टाइप का भी एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन गाइड भी बनाएंगे। ये भी पॉसिबली मैं बना पाऊंगा, नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सो ये जो है यूजीसी नेट सीरीज पॉल साइंस हेल्प आपके लिए लेकर के आने की कोशिश कर रहा है। अब फाइनली यदि हम सिलेबस देखें, तो इसको जरूर आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। यदि आप देखें पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट में, तो केवल एक इकोलॉगिज्म जो है, या इकोलॉगिज्म, यस, ये जो है, इसको छोड़ करके ये सारे जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने रेड कर दिया है जो अंडर ग्रेजुएट में नहीं है। बाकी मैंने सब आपको पढ़ाया है, तो ये सब आप केवल ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ ही केवल जो है ऐड हुए हैं, जो कि रेड कलर से हैं। बाकी ये सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी कवर्ड है पॉल साइंस हेल्प में, और अंडर ग्रेजुएट का ही सिलेबस है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यदि आप पढ़ेंगे, तो अधिकतर इसमें से ऑलमोस्ट 80-90% जो है वो अंडर ग्रेजुएट की सिलेबस है। रन ऑफ द मिल जो होनी चाहिए, बहुत अच्छा सिलेबस इन्होंने जुटाया हुआ है। यहाँ पे सारी वो चीजें लिखी हुई हैं जो आपको क्लू देती है कि क्या पूछा जाएगा। और
ट्रस्ट माय वर्ड की जो क्वेश्चन है वो लगता है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही कोई सेट करता है, इसलिए आप अपनी तैयारी में कम से कम 20 बार आपको लौट के आना चाहिए और सिलेबस को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कोई थीम छूट तो नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि नेशनलिज्म है, तो आप ये देखें कि क्या मैंने यूरोपियन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को नॉन यूरोपियन से कंपेयर करना सीखा है कि नहीं सीखा है। यदि नहीं तो आप परेशान हो जाइए कि आप छूट रहा है। यदि आप स्टेट की ओरिजिन थ्योरी देखें तो डिबेट जो है नेचर ऑफ स्टेट क्या है, कैपिटलिस्ट स्टेट वर्सेस सोशलिस्ट स्टेट क्या होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में आपको जानना है, वेलफेयर स्टेट कैसे अलग हो जाता है, ग्लोबलाइज स्टेट क्या है और नेशन स्टेट की परिकल्पना क्या है। जो डिफरेंट पॉलिटिकल रेजीम है डेमोक्रेटिक, उसमें भी डिफरेंट टाइप के हैं, मेजोरिटेरियन, लिबरल एंड पार्टिसिपेटरी एंड नॉन डेमोक्रेटिक, जैसे पैट्रिमोनियल है, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरिज्म है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियन है, फासिस्ट है। ये सब आपको बिल्कुल क्लू दे रहा है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम इसने दे दिया है, जैसे कि ब्रिक्स इन्होंने दिया है, G20 दिया है, WTO दिया है, तो आपको बिल्कुल दे दिया है कि ये सब हम पूछेंगे और वही वो पूछ रहे हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बहुत इलाबोरेट वे में इन्होंने लिखा है, एक एक चीज आपको इसमें जान लेनी चाहिए, जैसे कि लुक ईस्ट, लुक एक्ट ईस्ट, सॉरी लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि लुक ईस्ट जो है नरसिम्हा राव जी ने ये इसको प्रोपाउंड किया, लेकिन एक्ट ईस्ट जो है नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक नारा दिया एक्ट ईस्ट। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सब आपके सिलेबस से ही निकलता है। देन इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इतना इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा है, और वो जीके टाइप का है और वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें देखिए कितना डिटेल में इन्होंने दे दिया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इन्होंने कह दिया है कि हम आपको स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पूछेंगे, जैसे कि NHRC के बारे में पूछेंगे, NCW के बारे में पूछेंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, SC ST कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, हम CAG के बारे में पूछेंगे। अब इसके बारे में यदि वो पूछते हैं कि ये कब सेटअप हुआ, इसमें कौन कौन एक्स ऑफिसियो मेंबर है, तो आप मत समझिए कि कोई अर्बिट क्वेश्चन है, इन्होंने सिलेबस में दे रखा है। तो आप ये सारी चीजें जो हैं आपको सिलेबस से ही फ्लो करती है, मैं इसलिए इतना इस पे फोकस कर रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में पूरा एक अलग ही उन्होंने दिया हुआ है। मतलब जैसे कि देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इस पे भी आपको कैसे जो रिप्रेजेंटेशन इंडिया में चेंज हो रहा है, कैसे वुमेन कितना वोट दे रही हैं, सबअल्टर्न क्लास कितना वोट दे रहा है, किस तरह से वोटिंग पैटर्न बदल रही है, इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। गवर्नेंस, आप देख रहे हैं इंडिया पे कितना फोकस है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। फिर यहाँ पे जो है सारी चीजें, जो नीति आयोग है तो नीति आयोग से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, मनरेगा है, NHRM है, RTE है, आपको मतलब जिस और कहाँ पे वो है ये भी देखिए। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके तहत आपको ये सब चीजें पूछी जा रही हैं, तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत इलाबोरेट है, जितना इलाबोरेट सिलेबस है उतना ही आपका काम आसान हो जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इलाबोरेट है, बहुत आसान है, और अधिकतर मैं आपको बता सकता हूं कि 80-90% सिलेबस अंडर ग्रेजुएट का है, थोड़ी बहुत आप इस पे इधर उधर से उसको पूरा कर सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको यूजफुल होगा, आप एक ट्यून्ड होंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने कुलीग को बताएं। याद रखें कि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ता है, उसमें आप आनंद ढूंढे, प्लेजर ढूंढे, जो मैं करता हूं। और ये वेबसाइट है, इससे आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है, ये तो अभी 1 वे है, ट्विटर 2 वे है, आप इसमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। Okay, so see you next with Western political thought theme wise past year पेपर का एनालाइज करेंगे। आई होप कि उसमें और आपको मजा आएगा। सो बाय, सी यू नेक्स्ट।